हाँ जी, मैं अंकित कुमार आपके सेवा में पुनः एक बार नए प्रकार से कक्षा 10 की लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हुआ। आप सभी कृपया साथ ही साथ नोट्स बनाएं और जो भी मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से समझें और भरपूर लाभ उठाएं। देखिए हमारे पास चित्रा की पुस्तक है जो आप देख रहे होंगे। तो इसमें लेसन नंबर 1 है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बात करी जाए रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया जानने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी परिवर्तन पर। किस पर बात करनी होगी? परिवर्तन पर। देखिए परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक होता है और एक होता है रासायनिक। क्या होता है? भौतिक और रासायनिक। अर्थात कोई भी जो अभिक्रिया होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? परिवर्तन पर। अर्थात जब किसी रासायनिक पदार्थ की संरचना में जो परिवर्तन होगा वही उसी के फलस्वरूप हमारी कौन सी क्रिया होगी? अभिक्रिया। तो अब हमारे दो परिवर्तन होते हैं, एक तो रासायनिक एक तो भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो हमारे जैसे दाब ताप वायु के कारण हो गए, यानी जिन्हें हम देखने से क्या कर सकें? अपना देखकर उनको बता सकें। और रासायनिक परिवर्तन जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो परिवर्तन जो उसकी रासायनिक स्ट्रक्चर अर्थात जो उसकी जो रासायनिक संगठन है उसमें जो बदलाव होते हैं वो उसके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए आपने अपने बहुत सारे मतलब अपने दैनिक जीवन में कुछ अभिक्रियाएं होंगी, कुछ देखे होंगे परिवर्तन जिससे हम अभिक्रियाओं का अनुमान लगाएंगे। तो देखिए जैसे कि बात करें, आपने देखा होगा जैसे हम कभी कभी क्या कर देते हैं, दूध को खुला छोड़ दें। मान लो जैसे कमरे के ताप जो हमारा सामान्य ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? दूध कभी कभी खुला छोड़ने पर क्या हो जाता है? या तो दही जम जाती है या फिर कभी कभी खट्टा हो जाता है। तो इसमें क्या हुई? उसमें होगा उसका परिवर्तन। क्या हो गया उसमें? उसमें हुआ परिवर्तन। और परिवर्तन कैसा हुआ? उसकी रासायनिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो गया। अर्थात जो उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो उसकी रासायनिक जो संगठन है उसमें परिवर्तन क्या हो गया? दूध का रूपांतरण हो गया। तो जो बनने वाली अवस्था क्या है? परिवर्ती रूप है। क्या है हमारा? परिवर्ती रूप। तो यही परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अभिक्रिया। देखिए तो अब आप समझ गए होंगे अभिक्रिया क्या है, एक तरीके से परिवर्तन। अर्थात तो जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाती है हमारी? हम जिसको शो करते हैं वो कहलाती है अभिक्रिया। तो देखिए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तृत तौर पर अध्ययन लेकर चलेंगे। आप कृपया ध्यान दें और साथ ही साथ नोट्स बनाते वीडियो को पॉज करते हुए चलें। देखिए सबसे पहले आती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या आती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जरा हम थोड़ा सा संक्षेप में जाने के लिए हम अभी जो पीछे हमने बात का अध्ययन किया था उसको ध्यान करते हुए चलते हैं। जब वह अभिक्रिया जिसमें नए गुण धर्मों के साथ यदि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? किसी पदार्थ के नए गुण धर्मों में मतलब परिवर्तन होकर नए गुण धर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। अर्थात आपने क्या किया, मान लो जैसे N2 ली, N2 आप पहले ही पढ़ चुके हैं जैसे नाइट्रोजन, इसके अलावा आपने हाइड्रोजन लिया तो ये पहले नए पदार्थ थे। अब इन्होंने क्या करा, आपस में एक केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करके 2NH3 यानी अमोनिया का निर्माण कर लिया। या जैसे कि कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और नए प्रकार का पदार्थ CO2 का निर्माण कर लिया। तो ये क्या थे हमारे? ये एक विशेष प्रकार के पुराने पदार्थ थे। इन्होंने क्या कर लिया? अपने अंदर रासायनिक परिवर्तन किया। क्या किया? रासायनिक परिवर्तन किया और नए गुण धर्मों वाले नए प्रकार के पदार्थों को क्या कर लिया? उनको उत्पन्न कर लिया। तो यही क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हमारे दो जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो होते हैं अभिकारक और क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो बनेगी वो हमेशा किससे बनेगी? देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम संक्षेप में लिखकर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वो बनेगी हमेशा अभिकारक। क्या होंगे? अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं जरा आप ध्यान से सुनिए। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात हमने क्या किया? सी लिया यानी कार्बन ले लिया। अब कार्बन के साथ हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक हैं जैसे कि अभिकारक, तो अभिक्रिया का क्या है? ये भाग ले रहे हैं। जो इनके फलस्वरूप जो नए प्रकार का जो हमारा गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, तो भाई
पदार्थ किस प्रकार से बनेगा, परिवर्तन के फलस्वरूप बन रहा है, यानी परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया प्रकार पदार्थ बना वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो अभिक्रिया किससे होती है हमेशा, एक तो अभिकारक प्लस अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद। केमिस्ट्री में हम इसको एक इक्वल टू के तौर पर प्रयोग करते हैं, अर्थात बनने वाले उत्पाद के तौर पर। तो क्या होता है, जो नए प्रकार के जो पदार्थ हैं वो परमाणु के संयोजन से, परमाणु या अणुओं के संयोजन या टूटने बनने से बनते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ, O2 के दो अणुओं ने इसके साथ क्या कर लिया, C के साथ संयोजन कर लिया और एक नए प्रकार के पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। तो आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया, एक विस्तृत तौर पे देखा जाए तो आपके समझ में पूरी तरीके से आ चुका होगा। तो एक बार हम संक्षेप में दोबारा से देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात कुछ पुराने पदार्थ जब परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जो पुराने पदार्थ हैं उनमें क्या होगा, उनमें होगा परिवर्तन और वो क्या बन जाएंगे, नए पदार्थ। क्या बन जाएंगे, नए पदार्थ। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारे पुराने पदार्थों में परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों का बनना ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ये किसके फलस्वरूप होती है, हमेशा अणुओं के टूटने जुड़ने से। जो पुराने पदार्थ है इसके अणुओं में टूटना या संयोजन होना, टूटना या संयोजन अर्थात जुड़ना या टूटना, ये क्या कहलाता है, हमारे पुराने पदार्थ होंगे। तो पुराने पदार्थों में जो संयोजन या टूटना जुड़ना होगा उसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनेंगे। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि एक हम अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, फिर उसमें जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या हुए। देखिए जैसे हम लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम के साथ हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं। किसकी करते हैं, ऑक्सीजन हमेशा अपने आणविक रूप में अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे बन के आता है MgO, क्या बनता है, MgO। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर संतुलित नहीं, यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर एक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दो लगा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, दो लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम था, ये क्या था, मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने किसके साथ कर दी, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कर दी, ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम। जब कोई भी धातु किसी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमेशा ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अभी क्या बताई थी, जो पुराने पदार्थ हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो नए प्रकार का पदार्थ क्या बना, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पुराने पदार्थ, ये हो गए आपके अभिकारक। ये क्या हो गए, अभिकारक। इसके फलस्वरूप जो नए प्रकार के पदार्थ वो क्या बने, उत्पाद। क्या बन गए, उत्पाद। तो आप समझ गए होंगे, रीजेंट यानी अभिकारक प्लस अभिकारक और क्या हुआ, परिवर्तन। क्या हुआ, परिवर्तन। और नए प्रकार का पदार्थ क्या बना, उत्पाद। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, जब पुराने पदार्थों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन को ही वास्तव में अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात बिना परिवर्तन के नए प्रकार का पदार्थ बनना संभव नहीं है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि हम उनका कुछ सामान्य तौर पर जिनको हम लक्षणों को जानकर अपनी अभिक्रिया को पहचान कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ लक्षण होते हैं, उनके कुछ सिम्टम्स यानी उनके कुछ प्रतीक होते हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारे रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि आप जानते होंगे, सबसे पहले होगा गैस का निकलना। क्या होता है, गैस का निकलना। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यदि उत्पाद में आपने देखा होगा, जैसे कुछ अभिक्रियाएं क्या करती हैं, गैसों को निकालती हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारे दानेदार जिंक, हम क्या करते हैं, दानेदार जिंक लेते हैं और उसकी क्रिया किसके साथ कर देते हैं, हम HCl के साथ कर देते हैं। तो Zn ले लिया हमने और किसके साथ अभिक्रिया कर दी, तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं। तो इसके साथ ही तुरंत क्या बनता है हमारा, तो यहाँ पर ZnCl2 बन जाएगा भाई, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर दो लगा देंगे हम संतुलन करने के लिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2। तो आपने 9th में सीख लिया होगा संतुलन करने के लिए, विशेष तौर पर संतुलन आपने सीख लिया होगा 9th में। तो संतुलन ना भी सीखा हो तो आप क्लास के अंदर या मेरे से विशेष तौर पर मांग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, Zn प्लस 2HCl।
तो सी के कितने, Cl के, क्लोरीन के कितने यहाँ पे 2, तो Cl2 निकल गया, तो ये हो गया जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो विस्थापित हो गई। तो हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती हैं, वो करती हैं हमेशा गैसों का निकलना। ये जरूरी नहीं है कि निकलेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर अभिक्रिया जो होंगी हमारी धातुओं के साथ, वो हमेशा गैस विस्थापित करती हैं। आप आगे चलकर कुछ धातुओं के गुणधर्म पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 है जी अपक्षेप का बनना। क्या होगा, अपक्षेप का बनना। देखिए अपक्षेप का बनना, इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इसको ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। तो देखना जरा, अपक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। क्या करते हैं, जब हम कुछ अभिक्रियाएं करते हैं, जैसे कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, तो उनमें अपक्षेप बन जाता है। अपक्षेप क्या होता है, जब अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पात्र में हमने अभिक्रिया को करा है, तो उसके नीचे कुछ ठोस या अर्धगलित अवस्था में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ बचे रह जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी चूना प्लस पानी, आपने कभी चूना और पानी घोले, चूने का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप इसमें पानी घोलते हैं H2O, तो हमारे पास बनता है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात चूने का पानी, या जिसमें चूना मिला हुआ है। तो आपने कभी देखा होगा उसमें क्या होता है, चूने गाद के रूप में या एक अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो ये होता है अपक्षेपीकरण। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपक्षेपीकरण। तो देखिए अपक्षेप क्या हो गया, अर्थात जब कोई अभिक्रिया होती है उसमें एक नीचे विशेष प्रकार का पदार्थ क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यही बैठे वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट है हमारे रासायनिक अभिक्रिया की रंग में परिवर्तन। क्या है नंबर 3, रंग में परिवर्तन। क्या होता है, कुछ अभिक्रिया जो उत्पाद होते हैं वो रंग में परिवर्तन दिखाते हैं। तो अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक प्लस अभिकारक इक्वल टू उत्पाद। तो क्या होते हैं, जब जैसे ही हमने अभिकारक को एक दूसरे में मिलाया तो नए प्रकार के पदार्थ जो बनेगा उसमें रंग परिवर्तन आएगा, अर्थात उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, साइट्रिक अम्ल लिया जो नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जैसे ही हम लेते हैं, साइट्रिक अम्ल के साथ यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट होता है लाल दवा, यानी कि कियामोनोफोर, जब हम उसकी जैसे ही क्रिया करेंगे लाल दवा की, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन की जैसे ही आपस में मिलाएंगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैंगनी, तो उसका लाल रंग है भाई, उसका पोटेशियम कियामोनोफोर का रंग कैसा है, लाल है। तो जैसे ही हम इसमें साइट्रिक अम्ल घोलेंगे तो उसका रंग तुरंत कैसा हो जाएगा, बैंगनी। कैसा हो जाएगा, बैंगनी या जामुनी। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, रंग में परिवर्तन की। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ज़्यादातर अम्ल व क्षार वाली अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन शो करती हैं। अर्थात तो यदि अम्ल व क्षार में परिवर्तन देखेंगे तो वो हमारी रंग में परिवर्तन करने की अभिक्रिया ज़्यादातर आप उसको देख पाएंगे। अगली स्टेप है ताप में परिवर्तन। अगली क्या देखिए आपने, ताप में परिवर्तन। देखिए कुछ अभिक्रियाओं का ताप में एक साथ परिवर्तन होता है, क्योंकि क्या होता है, प्रत्येक अभिकारक का अलग अलग क्वथनांक व हिम्नांक होता है। तो जैसे ही वो अदर दूसरे वाले विशेष गुणधर्म वाले अभिकारक के साथ जैसे ही आप संयोजन करोगे तो उनके ताप में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हम इसी में दोबारा से वही अभिक्रिया लेंगे। जैसे कि आपने पहले चूना देखा होगा, चूने की अभिक्रिया को देखो, आप ध्यान कर लीजिए, ये आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल और उसमें टॉपिकों में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी। चूना प्लस पानी आप लेकर चलते हैं तो क्या मिलता है, चूने का पानी अभी बता के निपटे थे भाई, अभी बताया था चूने का पानी। तो यहाँ पे क्या होता है H2O, तो ये क्या बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक नाम के तौर पर देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड है, जल इसका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने चूने में पानी मिला दिया, यदि आपने उसको मिलाया यानी चलाने पर उसने आपने गतिज ऊर्जा दी है, तो गतिज ऊर्जा के फलस्वरूप चूने के पानी की ऊर्जा, एकदम पानी क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, या उसमें से वाष्प निकलने पर लगती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पहले चूने की सामान्य ऊर्जा थी उसमें अत्यधिक रूप से तीव्र वृद्धि हो गई है। तो यह क्या हो गया, उसके ताप में परिवर्तन, अर्थात जो ऊष्मा एकदम तेजी से निकल रही है वह ताप परिवर्तन का सूचक होती है। तो कुछ अभिक्रियाएं हमारी ताप परिवर्तन करती हैं, कुछ ताप में कमी करती हैं और कुछ ताप में वृद्धि करती हैं। आपकी लास्ट हेडिंग है अभिक्रियाओं के लक्षण में, वो होती है अवस्था में परिवर्तन। क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि आपने देखा होगा जब मोम को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप सीधा सीधा इस अभिक्रिया को ले लीजिए, जल को। भाई आप क्या करते हैं, जल को जब गर्म करेंगे, इसके भौतिक परिवर्तन करेंगे, तो गर्म करने पे क्या बनी, वाष्प। क्या बनेगी, वाष्प। और इसी को आप ठंडा कर दें तो जल, और जल को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगी, बर्फ। क्या बन जाएगी,
बर्फ। तो इस तरीके से क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। मतलब भाई तीन ही हमारी भौतिक अवस्था तीन होती है, आपने 9th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो बहुत सारे पदार्थ क्या करते हैं, जब उनको मिलाते हैं तो उनके रासायनिक गुण के कारण उनकी अवस्थाओं में बहुत शीघ्रता से परिवर्तन हो जाता है। तो ज़्यादातर रासायनिक अभिक्रिया हैं वो आपकी कुछ विशेष प्रकार के अवस्थाओं में परिवर्तन दर्शाती हैं। देखिए अब हम सीखेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, रासायनिक समीकरण। बिना रासायनिक समीकरण आप कभी भी केमिस्ट्री का पूरी तरीके से यानी रसायन विज्ञान का पूरी तरीके से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो रासायनिक अभी थोड़ा सा समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। रासायनिक समीकरण, देखिए क्या होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे हमने एक पहले अभिक्रिया ली थी, तो भाई हमने पहले अभिक्रिया ली थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे तो क्या बनता था, श्वेत चूर्ण बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी MgO बन रहा था। तो भाई इस प्रोसेस को बताने के लिए क्या हुआ, मान लो इस बात को मैं संक्षेप में एक बात के या कथन के रूप में कहूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अपनी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, इस बात को कुछ प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कुछ प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं। अर्थात उसमें एक ऐसी विशेष विधि का निर्माण करते हैं जिससे क्या हो जाए, हमारी बात ही पूरी हो जाए और बात को लंबा भी लिखना ना पड़े। तो जैसे हम संक्षेप में ना लिख के इस बात को प्रतीक के रूप में लिखेंगे। भाई जैसा क्या था, आपने मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, O2 की उपस्थिति में जला रहे हैं आप मैग्नीशियम को, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसी बात को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए हमने प्रतीक बनाया है Mg। क्या बनाया है, Mg का धातु है। इसके साथ हमने ऑक्सीजन का प्रतीक ले रखा है O। कैपिटल O लेते हैं हमेशा, तत्व ध्यान रखना, तत्व का जो पहला अक्षर होता है वो किस में लिया जाता है, कैपिटल में लिया जाता है। जो बाद के तत्व में एक साथ होने के कारण लैटिन या ग्रीक भाषा से उनके अदर तत्व ले लिए गए, जैसे कि सोडियम। भाई नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है। इसके अलावा सोडियम भी आपने देखा होगा, तो सोडियम का Na होता है और नाइट्रोजन का N होता है। तो ये A जो है ये हमारी अदर भाषा यानी ग्रीक लैटिन भाषा से लिया गया है। तो Mg प्लस O2 क्या बन गया, 2MgO। तो इस बात को हमने क्या कर दिया, प्रतीकों के रूप में लिख दिया और बहुत ही संक्षेप में लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक तरीके से रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत लंबे शब्दों में ना लिखकर उसको कुछ विशेष प्रतीकों की सहायता से लिखना ही। अब ये क्या थी, हमारी लंबी बात थी। भाई इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, कुछ छोटे से वर्डों में लिख दिया, कुछ प्रतीकों की सहायता से लिख दिया। तो इस प्रकार इन प्रतीकों की, कुछ विशेष प्रतीकों की सहायता से लिखी रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए इसमें कुछ नियम या कुछ आपके परिवर्तन आते हैं, ध्यान रखिए। हमेशा ये जो इक्वल टू का चिन्ह होता है या बराबर का चिन्ह होता है, इससे इधर जो रहेंगे हमेशा लेफ्ट साइड रहेंगे, वो रहेंगे आपके अभिकारक। क्या रहेंगे, हमेशा अभिकारक। और जो इसके दाएं मतलब दाएं साइड यानी राइट साइड रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे उत्पाद। क्या रहेंगे, हमेशा उत्पाद। ये जो चिन्ह लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है, बराबर के लिए। अर्थात जब हमने क्रिया करी है तो बनने वाले प्रोडक्ट को हमेशा इधर दिखाएंगे। देखो इसके और सारे भी नियम हैं जो आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के से ध्यान रखने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण आप ध्यान से समझ चुके होंगे, एक बार संक्षेप में दोबारा करते हैं। जब कोई बात यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हम बातों के रूप में या मतलब उसको बहुत लंबा ना बताकर क्या कर दें, कुछ विशेष प्रतीक शब्दों के रूप में उसको वर्णित कर दें। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो CO2 बनती है। भाई ये बात बहुत लंबी हो गई, अब इसको हमने प्रतीकों की सहायता से लिख दिया, तो यही क्या कहलाई, हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अर्थात जिनसे उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, जैसे कि पहले ही हम जान चुके हैं। इसके अलावा इन अभिकारकों के हाँ जी, रासायनिक समीकरण लिखना कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी एक थोड़ी सी विराम हो गया था, तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के बारे में आप जैसे कि रासायनिक समीकरण के बारे में जान चुके हैं, वो क्या है, प्रतीकों का एक समूह, प्रतीक और सूत्रों का एक समूह। तो हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रतीकों, जैसे कि मान लो खरी तत्व, जैसे कि हमने कार्बन के लिए क्या लिखा था, कुछ अभिक्रिया में C लिखा था। मैग्नीशियम के लिए क्या हम क्या लिख रहे हैं, Mg लिख रहे हैं। जबकि जल क्या है, एक यौगिक, तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं हम, H2O। यौगिक क्या होता है, किन्हीं भी तत्वों का एक समांगी मिश्रण, किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों का एक समांगी मिश्रण। तो यहाँ पे क्या समझ गए आप, यानी क्या होता है, किसी भी बात को या किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्व, प्रतीक या यौगिक के प्रतीक व तत्वों के समूह के साथ लिखा जाता है। उनके जो प्रतीक व समूह होते हैं उनसे मिलाकर जो लिखा जाता है वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, दोनों तरफ हमेशा परमाणु की संख्या बराबर होती है, अर्थात C+O2 है। जब सामान्य अभिक्रिया अभी लेकर चल रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें, तो C+O2 है तो दोनों तरफ C के कितने, एक, यहाँ पर भी इसके दो हैं, तो C का एक और O के दो। तो हमेशा क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए रासायनिक समीकरण का महत्व को संक्षेप में हम इसका अध्ययन करके चलेंगे। बाकी आपको परेशानी हो तो आप सीधे से प्रत्यक्ष क्लासों में आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है। संतुलित